एक समय की बात है। सोनपुर गांव में एक मजदूर सिद्धू नाम का एक आदमी रहता था, जो बहुत गरीब था। दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते थे, तब जाकर घर चला पाते थे। सिद्धू की पत्नी सरिता लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम किया करती थी। सिद्धू को कभी काम मिलता तो कभी नहीं मिलता था। वो महीने में कुछ ही दिनों काम करता और बाकी दिनों में काम की ही तलाश करता रहता। इसी तरह से सिद्धू काम की तलाशी कर रहा था, तभी इसे एक अच्छी सैलरी में काम मिल जाता है और सिद्धू खुश होकर घर आता है और अपनी पत्नी सरिता से कहता है, अरे सरिता, सुनती हो? कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। हाँ जी, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो? अरे सरिता, तुम्हें पता है आज मुझे काम मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत जोरों का भूख लगी है। खाना दो। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? 4 दिन काम करोगे, फिर महीने भर घर पर बैठोगे। मेरे कांजीव से ही घर चलता है, वरना खाने का भी नसीब नहीं होता। ये तो तुम सही कह रही हो सरिता, परंतु इस बार 3 महीने का काम मिला है और तो और अच्छी सैलरी वाला भी। ऐसी कौन सी काम मिल गए है जी, जो 3 महीने तक काम करना है और अच्छे तनख्वाह में भी? हमारे गांव में एक बड़ा सा शिव मंदिर बन रहा है। कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। उसी में मुझे काम मिला है। यह तो बहुत खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं कुछ मिठाइयाँ और पकवान बनाती हूँ। अरे सरिता, हमें तो 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और तुम पकवान और मिठाइयाँ बनाने के लिए सोच रही हो। ये कैसे होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। इसी पैसे का मैं सामान लाकर मिठाइयाँ बनाती हूँ। उसके बाद तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, क्योंकि आपको 3 महीना का काम भी तो मिल गया है। तब तक इतना तो कमा ही लेंगे कि 56 भोग भी खा सकते हैं। 56 भोग का तो पता नहीं सरिता, परंतु इतना तो पता है कि थोड़ी गरीबी से तो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है सरिता, तुम रात में मिठाइयाँ और पकवान बनाकर रखना। तब तक मैं काम पर जाकर आता हूँ, फिर दोनों मिलकर साथ में खाएंगे। खौर में ये कहकर सिद्धू काम पर चला जाता है। काम पर जाने के बाद ठेकेदार कहता है, अरे सिद्धू, आज काम का पहला दिन ही है और तुम इतना देर से आए हो। तुम्हें काम करना भी है या मैं किसी और को काम पर रख लूं? नहीं मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा और समय से पहले काम पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, काम पर देर से आए हो, अब काम पर लगो और काम मन से करना ताकि कोई दिक्कत ना हो। जी मालिक, मैं मन लगाकर काम करूंगा। इतना कहकर सिद्धू काम पर लग जाता है और उसकी पत्नी मिठाइयाँ बनाने का सामान लेने के लिए दुकानदार के पास जाती है। तभी दुकानदार बोलता है, तुम इतने दिनों बाद दिख रही हो। माफ करना, आज तुम्हारे लिए सड़े हुए अनाज तो नहीं है मेरे पास। नहीं भैया, आज मैं सड़े हुए अनाज नहीं लेने आई हूँ। आज मैं तो मिठाइयाँ बनाऊंगी, उसके लिए सामान लेने आई हूँ। अरे मिठाइयाँ बनाने का सामान तुम्हें पता है ये कितने महंगे हैं? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कहीं डाका डाला है क्या तुमने आज? तो भैया, मुझे पता है महंगे हैं, इसके लिए तो मैं पैसे इकट्ठा की हूँ और आपके पूरे पैसे लेकर आए हैं। आज मेरे पति को पूरे 3 महीने के लिए काम मिला है, इसलिए इसके खुशी में मैं मिठाइयाँ और पकवान बनाऊंगी। ठीक है बहन, ये लो तुम अपना सामान। हाँ भैया, दे दो। सरिता मिठाइयाँ और पकवान बनाने का सामान लेकर घर आ जाती है और वो खुशी खुशी मिठाइयाँ और पकवान बनाने लगती है और उधर सिद्धू काम कर रहा होता है। तभी मंदिर में शिवजी का मूर्ति लाया जाता है। ठेकेदार सिद्धू से कहता है, सिद्धू, इधर आओ और ये लो, तुम शिवजी का मूर्ति मेरे घर ले जाकर रख दो और ध्यान रहे इसे तुम अच्छे से ले जाना। बहुत कीमती है। जब मंदिर पूरी तरह से बन जाए तब मंदिर का पूजा करके इसे मंदिर में लाकर विस्थापित करेंगे। इतना कहकर सिद्धू शिवजी का मूर्ति लेकर ठेकेदार का घर जाने लगता है। तभी रास्ते में केले के छिलका होता है और गलती से सिद्धू का पैर उस केले का छिलका पर आ जाता है, जिसकी वजह से सिद्धू गिर जाता है और
शिव जी का मूर्ति टूट जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि यह तुमने क्या कर दिया? माफ करना ठेकेदार जी, मैं क्या करूं? किसी ने केला खाकर छिलका बीच रास्ते में फेंक दिया और मेरा पैर उस केले के छिलके पर पड़ गया, जिसके वजह से मैं गिर गया और मूर्ति भी टूट गई। मैंने देखा नहीं ठेकेदार साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तुम्हें कहा था ना, यह कीमती मूर्ति है, इसे ध्यान से लेकर जाना। मुझे तुम्हें मूर्ति देना ही नहीं चाहिए था। तुम जैसा बेवकूफ और गरीब आदमी क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ करना मालिक। आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा ठेकेदार जी। आगे से मैं तुम्हें काम दूंगा तब तो कुछ होगा तुझे। आज ही मैं काम से निकालता हूं। और हां, मूर्ति तूने जो तोड़ी है उसका कीमत भी तुम्हें ही देना होगा। और अगर इस मूर्ति का कीमत नहीं चुका पाया तो तुम्हें और तुम्हारे पत्नी को इस गांव से घसीट कर निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा घर भी बेच देंगे। मुझे माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, मैं भला गरीब आदमी, हमें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता तो मैं इस मूर्ति का कीमत कहां से दे पाऊंगा। मुझे क्षमा करे प्रभु। वो सब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें 2 महीने का समय देता हूं। 2 महीने में मेरा पैसा वापस नहीं किया तो फिर समझ लेना। और हां, चले जाओ मेरे नजरों से दूर, और कभी अपने मन हो शक्ल भी नहीं दिखाना जब तक पैसा नहीं लेकर आता। ये क्या हो गया मेरे से? जब मैं अपने पत्नी से कहा था कि मुझे काम मिल गया है तो वह कितनी खुश थी और मेरे लिए पकवान भी बना रही होगी। न जाने ये मेरे से क्या हो गया। अब मैं क्या करूं? तभी सरिता के पास से 2 औरतें गुजरती हैं और कहने लगती हैं, राधा, किसका इंतजार कर रही हो? कहीं अपने पति का तो नहीं, जिसको ठेकेदार साहब ने धक्के मारकर काम से निकाल दिया गया है। काम से निकाल दिया गया? ये तुम क्या कह रही हो बहन? अरे, तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव में पता चल गया होगा। तुम्हारे पति ने शिव जी का कीमती मूर्ति तोड़ दी है, जिसके वजह से काम से निकाल दिया गया है। और तो और, उसे कीमती मूर्ति का भी पैसा चुकाने को कहा गया है। तुम्हारी तो नसीब ही खराब है बहन, जो तुम्हें ऐसे दुर्भाग्य आदमी से शादी हुआ है। क्या पतना? चुप हो जा बहन, जो बोला सो बोल। आगे से कुछ मत बोलना, और आगे से कुछ मत बोलना मेरे पति के बारे में तुम्हारा। धन्यवाद कि तुमने सारी बात बताई। अब यहाँ से जा सकती हो। हाँ ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रही थी। इतना कहकर दोनों औरतें वहां से चली जाती है और सरिता सिद्धू का रात भर इंतजार करते रहती हैं। सरिता को इंतजार करते करते रात बीत जाती है, परंतु सिद्धू घर नहीं। अरे ये क्या, बहुत बुरा सपना था माना कि ठेकेदार साहब ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, परंतु मैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मैं इतना बुरा सोच भी कैसे सकता हूँ? और सुबह हो जाती है, तभी मंदिर में पुजारी पूजा करने के लिए आता है और कहता है, अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम रात भर यही सोए थे क्या? तुम्हारी पत्नी रात भर इंतजार कर रही होगी। हाँ पंडित जी, वो थोड़ी आंख लग गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी रात भर परेशान हो रही होगी। पर पंडित जी, मैं क्या करता? कैसे सरिता के सामने अपना मुंह दिखाता? मैंने तुम्हारे बारे सुना। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, परंतु चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। और मैंने सुना है कि कल जिस केले के छिलके से तुम गिरे हो, वो केला का छिलका ठेकेदार साहब ने ही खाकर फेंका था। मुखिया और सरपंच सब मिलकर तुम्हारे पक्ष में ही बात रखेंगे। वो है। क्या ये बात सच है पंडित जी? अगर ये बात सच है तो भगवान आज मेरी सुन ली। भगवान का लाख लाख शुक्र है। परंतु पंडित जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आपको कहीं किसी के घर में आग लगा है, ऐसा पता चला क्या? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी है। मैं तो अभी अभी ठेकेदार के घर के तरफ से ही आ रहा हूं। मैंने तो कहीं नहीं देखा आग लगे हुए। परंतु ये तुम क्यों पूछ रहे हो मुझे बेटा? पंडित जी, आपसे क्या बोलूं, मुझे एक बुरा सपना आया है कि ठेकेदार साहब के घर में आग लग गई है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अरे अरे अरे, गांव वाले जल्दी चलो, ठेकेदार साहब के घर में आग लग गई है।
भैया ये देखो, सिद्धू ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगा दी है। तू तो नहीं बचेगा, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में तूने आग लगा दिया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नहीं ठेकेदार साहब जी, मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो रात भर मंदिर में सो रहा था। क्या तेरा घर नहीं है क्या जो तुम मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाना बना रहा है, तुम्हें तो सजा जरूर मिलेगी। तभी मुखिया जी वहां आ जाते हैं और कहते हैं, खुद की गलती दूसरे पर मत दो ठेकेदार साहब। अरे मुखिया जी, अब आपको क्या बताऊं सिद्धू ने मेरे साथ क्या किया कल। इन्होंने शिव जी का मूर्ति तोड़ दिया और जब मैं इसे काम से बाहर निकाल दिया तो मुझसे बदला लेने के लिए आज इन्होंने मेरा घर ही जला दिया। बस करो ठेकेदार, मुझे सब पता है कि ये सब किसने किया। कल केले खाकर रास्ते में तूने ही फेंका था, कचरे में डालने के बजाय रास्ते में फेंक दिया। क्या रास्ता को कूड़ेदान समझ रखा है? और बेचारा इस गरीब सिद्धू को तो झूठ पे झूठ इल्जाम लगा रहे हो। परंतु मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ नुकसान हो चुका है। मैं तुम्हें मंदिर बनवाने का ठेका दिया था, आज मैं तुम्हें भी काम से निकाल रहा हूं और दूसरे ठेकेदार को मंदिर का काम सौंप देता हूं। ये आप ठीक नहीं कर रहे हो मुखिया जी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? तुम्हें तो बाद में देख लूंगा सिद्धू। तुम चिंता मत करो सिद्धू, अब तुम अपना घर जाओ। तुम्हारी पत्नी कल से तुम्हारा इंतजार कर रही है। कितनी परेशान हो रही होगी तुम, जल्दी से घर जाओ। इतना कहकर सिद्धू अपना घर चला जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। चलो मुखिया जी का धन्यवाद, क्योंकि मुखिया जी ने समय रहते सब संभाल लिया, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। हम पहले से ही गरीब हैं, ऊपर से हम और भी कर्ज में डूब जाते हैं। अब वो सब छोड़ो, सरिता मुझे कुछ खाने का दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, मैं अभी आपके लिए मिठाइयाँ और पकवान गर्म करके लाती हूँ। क्या तुमने अभी तक मिठाइयाँ और पकवान नहीं खाई हो? भला मैं आपसे पहले कैसे खा सकती हूँ जी? ठीक है, मैं तुरंत गर्म करके लाती हूँ। और फिर दोनों मिलकर पकवान और मिठाइयाँ खाते हैं। खाने के बाद दोनों पति पत्नी आपस में बात करते हैं और इसी तरह से बात करते करते रात हो जाती है। रात होने के बाद दोनों सो जाते हैं। तभी सिद्धू को एक सपना आता है और उसे सपने को देखकर सिद्धू छटपटाने लगता है। तभी उसकी पत्नी का नींद खुल जाता है और सिद्धू को देखकर घबरा जाती है और सिद्धू को उठाने लगती है। उठो जी, क्या हो गया आपको? कोई बुरा सपना देखा क्या? तभी सिद्धू उठ जाता है और अपनी पत्नी सरिता से कहता है, बुरा ही नहीं, मैं असली सपना देखा हूं। तुम्हें पता है, जब मैं मंदिर गया था तो मंदिर में माथा पीटते पीटते बेहोश हो गया था और फिर बाद में मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार साहब के घर आग लग चुकी है और ये सच भी हुआ। अगर मुझे दिखने वाले सपना सच होते हैं तो आज का सपना भी सच है। चलो यहां से जल्दी चलो। सिद्धू की बातें सुनकर उसकी पत्नी सरिता बोलती है, परंतु कहाँ? और यह सब आप क्या बोल रहे हैं? वो सब तुम बाद में पूछ लेना, परंतु अभी यहां से चलो, जल्दी चलो सरिता। उसके बाद सिद्धू और सरिता वहां से जल्दी चले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद सिद्धू के घर ठेकेदार सच में आग लगाने के लिए आ जाता है। तुम गांव वालों से तो बच गया, परंतु मेरे से कैसे बचेगा? तुम्हें क्या लगा मेरे घर में आग लगाकर तुम खुशी से अपने घर में रहोगे? नहीं, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को भी जला दूंगा। आज ही तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठेकेदार ये सब सोच ही रहा था और उसकी आग लगाने से पहले सिद्धू और सरिता गांव वाले और मुखिया जी को साथ लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ओ मुखिया जी, आप यहां पर, परंतु आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहां पर आग लगाने वाला हूं? हमें यहां सिद्धू लेकर आया है। जब तूने ये योजना बनाई थी तब सिद्धू ने सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद वो मेरे पास आकर सारी बात बताया और हम सबको यहां पर लेकर आया है। अच्छा हुआ सिद्धू कि तुमने हमें यहां पर अपने साथ लेकर आया और हम सबों ने अपने आंखों से इसका करतूत को देखा। गांव वालों, पकड़ लो इसे।
और कल सुबह होते हैं इसे राजा के दरबार में ले जाना। अब इसका फैसला राजा ही करेंगे। मुखिया जी के कहने पर गांव वालों ने ठेकेदार को पकड़कर वहां से ले गया। सरिता, तुम्हें क्या बोलूं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे देखे हुए सपने सच होते हैं। मैं उस दिन मंदिर में जो सपना देखा वो सच हुआ, और आज भी मैंने ये देखा कि मेरे घर में ठेकेदार साहब आग लगाने के लिए आएगा। और यही हुआ सरिता। मुझे तो लगता है, या मुझे भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप ये वरदान दिया है कि जो भी सपना देखें वो सच हो। भगवान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार है हम लोग। आज उनकी वजह से हम लोगों का घर और हम दोनों आग लगने से बच गए, नहीं तो न जाने आज हमारे साथ क्या से क्या हो जाता। अब उसकी चिंता मत करो सरिता, सब कुछ भगवान ने ठीक कर दिया। चलो अब चलकर सोते हैं, क्या पता फिर से कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य देख सकता हूँ, इसलिए मेरा सोना तो बहुत जरूरी है। उसके बाद सरिता और सिद्धू दोनों जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाता है। सरिता सिद्धू को जगाती है। ए जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए, या फिर सपना ही देखते रहोगे। कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुम हो कि देखने ही नहीं देती। ऐसा क्या देख लिया आप सपने में? कि हम दोनों अमीर हो गए हैं, हमारे हाथ खजाना लग गया है और हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा जैसा कि अभी है। परंतु अफसोस, ये तो एक सपना था और सपना कहाँ सच होते हैं। तो क्या अब हम सच में अमीर हो जाएंगे? अमीर, ये कैसी बात कर रही हो सरिता? मैंने कहा ना, ये केवल एक सपना था और सपना कहाँ सच होते हैं। परंतु आपको तो सच के सपने आते हैं ना जी? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। 2 दिन से जो सपना देखा वो तो सच हुआ, परंतु आज का सपना सच क्यों नहीं हुआ? ये सपना भी जरूर पूरा हो सकता है। जल्दी से बताइए ना जी, सपने में और क्या क्या देखा, और खजाना आपने कहाँ देखा है, आपके हाथ कैसे लगा? हम अभी वहां जाएंगे और खजाने को बाहर लेकर आएंगे। मुझे तो ठीक से याद नहीं आ रहा, परंतु एक बंजर भूमि में एक विचित्र पौधा लगा हुआ था। वह खजाना इसी पेड़ के नीचे गड़ा हुआ था। बंजर जमीन गांव में तो कम से कम 5 जगह बंजर भूमि है। अगर इस गांव के बंजर भूमि में खजाना छुपा है तो ठीक है, वरना दूसरे गांव के बंजर भूमि में खजाना हो तो मिलना मुश्किल है। दूसरे गांव में खजाना छुपा हो तो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, परंतु जो भी हो, खजाना तो खोजना ही पड़ेगा। तुमने सही कहा सरिता। चलो जल्दी से हम लोग खजाना को ढूंढते हैं और उस खजाने से हम अपने घीसी पीटी जिंदगी को विदा करके अमीरों वाली जिंदगी जीते हैं। इतना कहकर सरिता और सिद्धू दोनों बंजर जमीन खोजने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर हो जाते हैं बंजर भूमि को ढूंढते ढूंढते, परंतु उन दोनों को बंजर भूमि नहीं मिलती है जिस जगह पर वो खजाना छिपा होता है। पक्का आपने यही सपना देखा था ना? अरे हाँ सरिता, मैं तो यही सपना देखा था। तो फिर वो जमीन मिल क्यों नहीं रही है? कहीं वो दूसरे गांव में तो नहीं है ना? अब हम कौन से गांव में बंजर जमीन खोजें जहां पर खजाना छिपा हुआ है? ये तो बहुत समस्या की बात है। परंतु अभी भी एक जमीन बची हुई है जो इसी गांव में है, जो वो भी जमीन पूरी तरह से बंजर है। एक बार उस जमीन को भी देख लेना चाहिए, क्या पता शायद वहां पर कुछ मिल जाए। उसके बाद सरिता और सिद्धू दोनों उस जमीन को देखने के लिए निकल जाते हैं। सिद्धू और सरिता उस बंजर जमीन के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं उस जमीन पर एक विचित्र पौधा लगा हुआ था जो सिद्धू ने सपने में देखा था। वो देखो सरिता, मैंने कहा था ना, वो वही पौधा है जिसे मैंने सपने में देखा था। चलो चल के देखते हैं। फिर वो दोनों पौधे को हटाकर वहां खोदना शुरू कर देते हैं। कुछ देर खोदने के बाद वहां सच में एक संदूक मिलता है। जब वो उस संदूक को बाहर निकालते हैं और खोलकर देखते हैं तो उसमें सोने और हीरे से भरे सिक्के मिलते हैं। हे भगवान, इतने सारे सोने और हीरे के सिक्के! मैं आज तक अपने जीवन में इतना सोने और हीरे के सिक्के कोई भी नहीं देखा। ये सच है या फिर कोई सपना? मुझे समझ नहीं आ रहा। सरिता, ये सपना ही तो है जो आज पूरा हो गया है।
अब हमें वो गरीबों वाली जिंदगी जिसमें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता था, अब हमें ऐसी जिंदगी नहीं जीना पड़ेगा। हाँ, वह तो है, परंतु मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सच है या फिर कोई सपना। परंतु जब हम इतने सारे सोने के सिक्के गांव में लेकर जाएंगे, तो गांव को शक नहीं होगा कि कल तक हम इतने गरीब थे और रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए। इतना सारा सोने के सिक्के देखकर गांव वाले मिलकर हमारे सोने के सिक्के कहीं छीन लिए तो। बात तो तुम सही कह रही हो सरिता। एक काम करते हैं, क्यों न हम इस गांव को ही छोड़कर कहीं और दूसरे शहर में चले जाते हैं। गांव से चले जाते हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ और नहीं। तो क्या हम यदि इस गांव में रहेंगे तो गांव वाले इतने सारे सोने के साथ नहीं रहने देंगे, हमें सारे सोने के सिक्के छीन लेंगे। और यदि हम दूसरे गांव चले जाएंगे तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे गांव वाले हमें जानते ही नहीं हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम पहले से गरीब थे या अमीर, और हम दूसरे शहर में शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं बिना किसी परेशानी के। इतना कहकर दोनों दूसरे गांव के लिए खजाना लेकर चले जाते हैं। ये सोचकर कि हम दूसरे शहर में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि उसके दरवाजे में बड़ी मुसीबत खड़ी थी। महाराज, हमने वो चोर पकड़ लिया है जो हमारे राज्य से खजाना चोरी करके भागा था। बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। बताओ, वो चोर कहाँ है? मालिक, मैं अभी उसको आपके पास लेकर देता हूँ। तो बताओ, तूने मेरा चोरी किया हुआ धन कहाँ छुपा के रखा है? अगर सीधे से बता देते हो कि मेरा चोरी किया हुआ धन कहाँ रखे हो, तो मैं तुम्हें ज्यादा कठिन सजा नहीं दूंगा। लेकिन यदि तुम सीधे से नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें फांसी का सजा दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मेरे मित्र ने मुझे लालच देकर यह काम करवाया है। यदि आपको पकड़ना ही है तो मेरे दोस्त को पकड़िए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, और मुझे छोड़ दीजिए। मैं तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हें किसने और क्या कहकर यह धन चोरी करवाया। मैंने यह पूछा कि धन कहाँ छुपा के रखा है। मेरा धन कहाँ छुपा के रखा है, यह बताओ। जी महाराज, मैं उस धन को एक गांव के एक बंजर भूमि में गाड़ रखा है और उसके ऊपर एक विचित्र तरह के पौधे को लगाया है, जिससे मैं उस जगह को पहचान सकूं। ठीक है मंत्री जी, आप इस चोर के साथ जाइए और खजाने को लेकर आइए। उसके बाद इस चोर का क्या करना है, बाद वो हमने देखा जाएगा। ऐसा कहते हैं मंत्री उस चोर को लेकर बंजर भूमि की ओर निकल जाता है, जहां पर चोर ने उस खजाने को गाड़ रखा था। वहां जाने के बाद देखते हैं कि उस बंजर भूमि में वो पेड़ नहीं है और ना ही खजाना। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो खजाना को यही गाड़ के रखा था। परंतु ऐसा लग रहा है जैसे यह भूमि अभी अभी ही खुदा गया है। और मंत्री खजाना चोरी किए हुए चोर को ढूंढने में लग गए। मंत्री पूरे गांव में चप्पा चप्पा चोर को ढूंढने में लग गया, परंतु उसे वो कहीं नहीं मिला। उसके बाद वो फैसला किया कि क्यों ना पड़ोस के गांव में जाकर देखता हूँ। और वो पड़ोस के गांव में चला जाता है। अरे भाई, आपने सुना क्या? हमारे गांव में एक धनी व्यक्ति आया है जिन्होंने वो घर खरीद लिया है जो एक धनी व्यक्ति ही खरीद सकता है। लगता है वो बहुत बड़ा व्यापारी होगा। हमें लगता है महाराज के साथ उसका अच्छा संबंध होगा, इसलिए हमें भी उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए और हमें उसके साथ दोस्ती भी करना चाहिए। अगर हम उसके साथ अच्छे से पेश आएंगे और दोस्त बना लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। आप तो सही कहा भाई साहब। मंत्री उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और मंत्री उस व्यापारी से उसके घर मिलने के लिए चला जाता है। जी कहिए महाशय, आप कौन है और हमसे क्या काम है? मैं तो महाराज का सेवक हूं। मुझे पता चला है कि आप बहुत बड़े व्यापारी हो
आपके पास बहुत सारा धन भी है, तो हमारे महाराज ने आपको समझौते के लिए बुलाया है। नहीं नहीं मंत्री जी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूं। ये तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जिससे मैं ये घर खरीदा हूं। तो आप क्या यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं? यदि आप व्यापारी करेंगे तो आपको और भी मुनाफा होगा। अपने सुझाव तो अच्छा दिया है मंत्री जी, परंतु अभी नहीं। मैं इस बारे में अभी तक तो सोचा नहीं है, बाद में देखते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, परंतु आपसे एक बात कहना था। क्या आपके पुश्तैनी खजाना को मैं देख सकता हूं? क्योंकि महाराज उसके धन देखकर टैक्स चुकाने को कहते हैं। अगर आपके पास ज्यादा धन हो तो उसके बदले में वो टैक्स भी माफ कर देते हैं, जो गरीब व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आपका खजाना देखना चाहता हूं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। हाँ, ये तो वही खजाना है जिसे चोर ने चोरी किया था और वह उसे बंजर भूमि में गाड़ा था। लगता है ये वही चोर का दोस्त होगा। माफ कीजिएगा महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास जाना होगा। महाराज के पास? परंतु क्यों, कुछ गड़बड़ हो गई क्या जो मुझे महाराज के पास जाना पड़ेगा? अरे महाशय, नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है आपसे। असल में क्या बोलूं, आपके पास तो बहुत ज्यादा ही धन है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा कम ही जानता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद ये धन लेकर महाराज के पास जाएं और इस बारे में महाराज ही आपको कुछ बताएंगे कि कितने टैक्स लिया जाएगा और कितने माफ किया जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसा बात है तो तुम ही चलो मेरे साथ। महाराज, ये रहा चोर जिनके साथ मिलकर चोर ने ये खजाना चुराया था। वो तुम हो सैनिकों, चोर को यहां लेकर आओ। क्या यही है वो जिसके साथ मिलकर तुमने चोरी की थी? जी महाराज, यही है मेरा दोस्त जिसने मेरे साथ मिलकर खजाना चोरी किया। तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है क्या? नहीं महाराज, बस मुझे इतना कहना है कि मेरी मासूम पत्नी का इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए मेरी पत्नी को कोई सजा मत दीजिएगा महाराज। बस मेरे आपसे यही विनती है। सैनिकों, ले जाओ इन दोनों को और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए जेल में। एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना दोस्त क्यों कहा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। ये क्या बोल रहे हो दोस्त? मेरे साथ तुमने मिलकर चोरी किया तो मैं तुम्हें ही बताऊंगा ना। परंतु मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो कौन सा मैं तुम्हें जानता हूं? दोस्त, ये लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, परंतु पूरी तरह से बेवकूफ है। मैंने जो कहा वही इन्होंने मान लिया। मैंने तो इन्हें बस परेशान करने के लिए ऐसा कहानी बनाया। सच यही है कि मेरा कोई साथी ही नहीं है। मैं तो अकेले ही चोरी किया था। इसका मतलब तुमने ये सब झूठ कहा ताकि वो दिन रात परेशान रहे और तुम्हारे साथी को ढूंढे? और नहीं तो क्या, पर पता नहीं तुम इन चक्रों में कैसे फंस गए। और हैरानी की बात यह है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खजाना को चोरी करके उसे बंजर भूमि में गाड़ के रखा है? हाँ, मैं कहूंगा तो क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा? अरे क्यों नहीं करूंगा, ये लोग बेवकूफ है। मैं नहीं, तुम कहो तो सही। मुझे सपने आते हैं और जो भी सपने आते हैं उसमें मैं भविष्य देख सकता हूं, वो सच में होता है। बस एक दिन मैंने भी ये सपना देखा कि बंजर भूमि में खजाना है और मैंने उस खजाने को ढूंढ के निकाल लिया। चोर सिद्धू के बातों को ध्यान से सुनने लगा और उसकी बातें सुनकर हैरान परेशान हो गया और कहता है, भविष्य देख सकते हो? ये क्या बक रहे हो? ऐसा कभी हो सकता है क्या? तुम झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारी बातों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, पर तुम मुझे बहुत सीधे साधे लग रहे हो, इसलिए तुम्हारी बात को विश्वास कर लेता हूं। और फिर दोनों सो जाते हैं। उठो मित्र, उठो। ये तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे घबरा रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? चोर भाई, मैंने एक बुरा सपना देखा कि महाराज को किसी ने पानी में जहर मिलाकर पिलाया जा रहा है, जिसे पीकर वो मर जाते हैं। मुझे किसी तरह से महाराज के पास जाना होगा।
महाराज को बचाना होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। महाराज की जान संकट में है, पर तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? महाराज के प्राण मेरे प्राण हैं। महाराज मर जाते हैं तो पूरे राज्य संकट में हो जाएगा। तुम इसे नहीं समझोगे। सैनिकों उठो, सैनिकों उठो। ममार खून। चोर, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी रात को? पानी खत्म हो गया क्या आपकी? नहीं सैनिकों, पानी नहीं खत्म हुआ है। महाराज के जान खतरे में है। क्या महाराज की जान खतरे में है? वो तुम्हें कैसे पता चल गया? तुमने कोई सपना देखा क्या? नहीं, वो मैं बाजार में किसी को कहते हुए सुना था कि वो जहर देने वाला है, और मैं उस समय बताने के लिए भूल गया। अभी याद आया तो मैं आपको बता रहा हूं। आप तुरंत जाइए और महाराज की जान को बचाइए। मैं तुम्हें बेवकूफ समझा हूं क्या? उस समय क्यों नहीं कहा? चोर भाई, ये तुम्हारे बात नहीं समझेंगे, सो जाओ। परंतु महाराज के प्राण। देख भाई, तूने जितना कर सकता था उतना किया, इससे ज्यादा तो तुम कुछ नहीं कर सकता। अब सो जाओ। ऐसा कहकर चोर सो जाता है, परंतु सिद्धार्थ रात भर महाराज को लेकर परेशान रहता है। वो सो नहीं पाता। सुबह होने के बाद सिद्धार्थ को महाराज के पास बुलाया जाता है। महाराज, आप जिंदा हैं? तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? नहीं महाराज, वो तो बस मुझे पूरा सपना आया था, इसलिए। यही ना कि मेरे पानी में किसी ने जहर मिलाकर मुझे पिलाकर मार दिया है। परंतु ये सब आपको कैसे पता चला महाराज? जब तुम्हें जेल में डाला था तब तुम्हारी पत्नी आई थी और उसने सारे बात बताई कि तुम्हें सपने आते हैं और वो सपने सच होते हैं। हमें तो पहले लगा कि वो तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही है, पर तुमने सैनिक को जहर देने वाली बात कही तो वो सैनिक मेरे पास आया था और उसने ये बात बताएं। जब मैं इसका छानबीन किया तो सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर मेरे पानी में जहर मिलाकर लेकर आई थी। जब मैं उसे वो पानी पीने के लिए कहा तो वो मना करने लगी और फिर वो डर गई और डर के कारण सारा सच बोल दिया। इसीलिए हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वो खजाना तुमने अपने सपने में देखा था, तुमने चोरी नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें आजाद करते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। सिर्फ तुम्हें ही नहीं छोड़ दिया, तुमने जिस घर को मेरे धन से खरीदा है, मैंने उस घर को तुम्हें इनाम के तौर पर देता हूं। और तो और तुम्हें एक पद भी देते हैं। तुम्हें मंत्री के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारा बहुत मदद होगा। तो तुम बताओ, क्या तुम मेरे यहां काम करना चाहोगे? जी महाराज, आपने मुझे इस योग्य समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही आपके दरबार में समय पर पहुंच जाऊंगा और मन लगाकर काम करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दे महाराज। मुझे घर जाकर सरिता को ये खुशखबरी देनी है। बेचारी वो बहुत परेशान होगी। इतना कहकर सिद्धू घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और अमीरों वाली जिंदगी जीने लगते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर मंदिर जाकर भगवान को भी धन्यवाद करते हैं।